सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात। आशा है आप सब अपने घर में कुशल मंगल हैं। कि मैं रोज ही कह रहा हूं आजकल। अच्छी बात यह है कि खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका परिवार परमानेंट बढ़ता जा रहा है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो मेहनत की जा रही है वो सफल होती जा रही है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाने में बहुत समय लगता है, और आपके सब्सक्राइबर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अच्छा लग रहा है देख के। बेटा सबको इसी तरीके से साथ देते रहो। अभी मेरे बहुत सारे छात्र हैं जो मुझे बहुत लाइक करते हैं, मगर अभी वो पता नहीं क्यों गेहूं काट रहे हैं या शादी करवा रहे हैं किसी की, या कोरोना काल में बहुत बिजी हैं, इसलिए वो अभी मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, व्यूअर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेगी, कमेंट बढ़ेगी। क्योंकि जो ये हम खड़े होकर आपको इस बुरे दौर में पढ़ा रहे हैं बेटा, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है और आपको मेरी है। एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा तो बहुत अच्छा जाने के कंडीशन में हम सब आ रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस लगभग हमको लगता है 15 मई, 20 मई या 5 जून, 10 जून के बीच में खुलेंगी। तब भी हम अपना ऑनलाइन सेटअप बंद नहीं करेंगे। अब परमानेंट जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में हम प्रैक्टिस शीट करवाते हैं, जो हम आपको पेपर करवाते हैं, उसका पूरा सोल्यूशन ऑनलाइन दिया जाता रहेगा। हम आपको अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परमानेंट करंट अफेयर की पीडीएफ दे रहे हैं टेलीग्राम अकाउंट पर। जो फ्री टेलीग्राम अकाउंट है उस पर परमानेंट हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ जा रही है। हमारी जो जीएस की पीडीएफ है, ज्योग्राफी को लग गई है, फिर आगे हिस्ट्री पॉलिटी भी जाएगी। वीडियो परमानेंट आपके शूट हो रहे हैं, वीडियो परमानेंट आपके डाले जा रहे हैं। आज हमारी आपकी परिचर्चा हिंदी पर ही होगी। हिंदी का अगला पोर्शन जो है वो है वर्ण, जिसे आप अक्षर कहते हो। वर्ण ही आप आज पढ़ेंगे पूरी तरीके से। सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार आप सब सारे लोग मिलकर शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। जितने ज्यादा लाइव आप सब रहोगे मेरे साथ, उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। कमेंट अच्छे करते रहिए, बुरे कमेंट वालों पर ध्यान मत दीजिए। वो सारे लोग अपने विचारधाराओं के तहत गुलाम हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वर्ण में आज आप पढ़ेंगे, पूरा वर्ण पढ़ाएंगे। आज के बाद आप वर्ण या अक्षर को कभी भूलेंगे नहीं। हिंदी वर्णमाला में आपको आज पढ़ाया जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं बेटा। कितने अक्षर? 52 अक्षर। 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर आपके सामने वर्णमाला पूरे पढ़ाए जाएंगे। आप कंटिन्यू अपने आप को कर लीजिए। सबको लाइव जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। अक्षर सदैव अनाशवान होता है। अनाशवान होता है। अक्षर क्या होता है बेटा? यह अनाशवान होता है। यह एक मूल ध्वनि है। यह एक मूल ध्वनि है। अक्षर अनाशवान होता है। यह एक मूल ध्वनि है। मूल ध्वनि का मतलब क्या होता है, अनाशवान का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। मूल ध्वनि का मतलब है जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो एक ध्वनि का प्रयोग करता है और उसमें उसका आ, बा, सा, हा, टा निकलता है, इसीलिए उसे हम मूल ध्वनि कहते हैं। कोई डाउट है? मैंने कहा मूल ध्वनि मतलब शुरुआत में जब आप पैदा होते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, शब्दवाद बोलते हैं। अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, वाक्य के मेल को गद्यांश कहा जाता है। तो सबसे पहले आप मूल ध्वनि का प्रयोग करते हैं। और मैंने कहा अक्षर अनाशवान होता है, अर्थात अक्षर का नाश नहीं किया जा सकता है, इसका विग्रह विखंडन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? अनाशवान कहा गया। अब कोई डाउट है? अक्षर क्लियर हो रहा है? कोई सबको लाइव आ जाओगे जल्दी जल्दी। दरोगा के लिए, लेखपाल के लिए, यूपीटी प्लस 6 सारे फॉर्म के लिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगर हिंदी पूछी जाएगी तो व्याकरण में इसके ऊपर नहीं पूछी जाएगी बेटा। मगर आपको इसके लिए बहुत आराम से लाइव आना है, अलती पलती मार के बैठ जाना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन बताया जाए उसको सॉल्व करना है। एक कॉपी ले लेनी है, एक पेन ले लेना। आइए, मैंने कहा जैसे आपको मैंने अभी वहां पे बताया, मैंने कहा प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं, जिसे आप वर्ण को ही अक्षर कहते हो। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर बताए भी आपको मैंने? 52 अक्षर बताए। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे इमरान सर इसको हल्का सा बढ़ा दीजिए कि बेटा ये जितना है इतने भी रहेगा, इस पे बहुत बढ़ेगा नहीं, मेरे शब्दों को भी आप पढ़ते चलिए। मैंने कहा हिंदी वर्णमाला, तो मैंने कहा हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बेटा? 52 अक्षर होते हैं। और मैंने कहा हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं।
जिसमें जो जिस लिपि में लिखा जाएगा इसको उसे हम देवनागरी लिपि कहेंगे। कौन सी लिपि में लिखा जाता है हिंदी वर्णमाला बेटा? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं ना? मैंने यहां साफ साफ कहा है, पीडीएफ देखते चलिए। मैंने कहा प्रत्येक भाषा की अलग अलग वर्णमालाएं होती हैं। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? हिंदी। और हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर? 52। और लिपि देवनागरी लिपि। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना भाई? मैंने कहा 52 अक्षर होते हैं और इसका प्रयोग हिंदी में जो वर्णमाला लिखी किसमें पढ़ा जाएगा? देवनागरी लिपि में पढ़ा जाएगा। ये पहली पीडीएफ होगी। फिर आगे बढ़िए। मैंने कहा आ से लेकर छत्रम ज्ञा तक सब ये वर्णमालाएं हैं और सारी वर्णमालाएं आपको पढ़नी होंगी। फिर आगे बढ़िए, देखिए यहां लिखा है आ से लेकर ज्ञा तक सारी वर्णमालाएं हैं मूल हिंदी में। यहां पर कायदा समझिए, उच्चारण के आधार पर अगर आप देखेंगे तो उच्चारण के आधार पर आपको 45 मिलेंगे और लेखन के आधार पर आप देखेंगे तो आपको 52 मिलेंगे अक्षर। तो इमरान सर इसको और विस्तार दीजिए, इसको हम समझ कम पा रहे हैं। बेटा देखिए, उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 45। अगर पूछा जाए हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णमालाओं की संख्या 45। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णमालाओं की संख्या 45। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णमाला 52। कोई डाउट है? तो आंसर कैसे? तो और विस्तार देख लीजिए, इसका और आसानी समझ लेंगे। मैंने कहा उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52। कैसे? इसको समझिए। 10 स्वर हैं। कितने स्वर है बेटा? 10 स्वर और 35 व्यंजन, तो टोटल मिलाकर 45। कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है ना? अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर 45, 10 स्वर और 35 व्यंजन, और अगर पूछा लेखन के आधार पर 13 स्वर और 35 व्यंजन। तो इमरान सर 3 बढ़े तो उनको तो बताइए, कहां से आप बढ़ा दिए 3? 45 वहां गए और यहां पर 52 आप दिखा रहे हैं, तो 13 और 35 और 13, 5 3 8 4 48 48 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। 4 इसमें और जोड़ोगे क्या हो जाएगा बेटा? ये 52। अब कोई डाउट है? कहोगे इमरान सर 13 जो आप इधर तो 10 दिखा रहे थे, आप तो इधर 10 दिखा रहे थे सर यहां, और यहां पे आप 13 दिखा रहे हैं, तो 3 कौन पढ़ रहे हैं? देखो काले से आ ई उ ए ओ औ। जोड़ लो, 2 2 4 2 6 2 8 10। ये हुआ किस आधार पर? उच्चारण। उच्चारण के आधार पर कितने बेटा? 10। अब 3 कौन जुड़ेंगे इसमें? री जुड़ेगा, आ जुड़ेगा, आ जुड़ेगा, अंग आ जुड़ेगा, तो 3 जुड़ गए, कितने हो गए? 13। यही 13 यहां पे। उससे पहले 10, इनको जब नहीं जोड़ा था इनको हमने, तो 10 कहां थे? आप कोई डाउट है? उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52। 52 में यहां देख लीजिए, इधर देख लीजिए, 52 में 13 स्वर, 3 मैंने आपको बताया भाई कि री जुड़ेगा, अंग जुड़ेगा और आ जुड़ेगा। अंग जुड़ेगा और आ जुड़ेगा। हाँ है ना? अनुस्वर, इसको अनुस्वर कहा जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है। तो ये री है। 13 स्वर हो गए, 35
व्यंजन हो गए, और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। टोटल कितने हो गए? 5 3 8, 8 4 12, 4 1 5, 52 अक्षर। यही 52 मैंने आपको बताया। कोई डाउट है? मैंने कहा अगर पूछा जाए अक्षर, तो अक्षर के बारे में बताइएगा। यह एक खंड मूल ध्वनि है। देखिए यहाँ पे बेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अक्षर, अक्षर के बारे में हल्का देख लीजिए। मैंने कहा अक्षर तो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। मैंने कहा अक्षर यह नश्वान होता है, यह एक खंड मूल ध्वनि है और इसका कहीं भी विच्छेदन विग्रह नहीं किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको और आगे बताया, मैंने बताया आपको वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर के बाद मैंने बताया यह अनाशमान होता है, यह एक खंड मूल ध्वनि है, जो मैंने आपको पीछे ही बता रखा है। और आगे बढ़िए, मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला आप पढ़ रहे हैं, 52 अक्षरों की हिंदी वर्णमाला है बेटा आपके सामने। इसको जो लिखा जाता है और जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर पाए जाते हैं। इतना मैं पढ़ा चुका था, फिर रिवीजन करा दिया। और आगे बढ़ जाइए भाई, ये आपको सामने मैंने बताया वर्णमाला हिंदी की, मैंने कहा वर्णमाला हिंदी की तो मैंने कहा वर्णमाला हिंदी में आ से लेकर ज्ञान तक सब हिंदी वर्णमाला है। मैंने कहा उच्चारण के आधार पर 45, मैंने कहा लेखन के आधार पर मैंने कहा 52। यहां आपको समझा भी दिया मैंने कहा 45 उच्चारण के आधार पर, 52 लेखन के आधार पर। तो मैंने आपसे बताया कि जो उच्चारण के आधार पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, वो आ ई ई उ ए ऐ ओ औ, ये उच्चारण के आधार पे है। और लेखन के आधार पर 3 इसमें और जोड़ लोगे, री अं अह, अनुस्वर और विसर्ग, तो 3 और जुड़ेंगे, 10 3 13 हो जाएंगे। और 35 व्यंजन होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। 4 संयुक्त व्यंजन और जुड़ जाते हैं, तो कितने हो गए ये? 52। कोई डाउट है? आगे बढ़े, लाइक कमेंट करके बताते जाइए बेटा, कहीं अगर कोई डाउट हो तो। मेरा विश्वास है कि बहुत आसानी से आप इसको पढ़ लेंगे, अब कभी इसको भूलेंगे भी नहीं आप। ठीक है भाई, और आगे बढ़िए। मैंने बताया जो आपको वर्ण दिखाई दे रहा है, वर्णमाला, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर और एक व्यंजन, यही 2 आज आपको पढ़ाया जाएगा। इसी को हमारा आपका विस्तार चलेगा। लाइक कमेंट करते रहिए। बहुत अच्छा दौर किसी का भी नहीं है, मगर इस दौर को भी काट लेना बहुत आसानी से एक अच्छे इंसान की पहचान है। जब बुरा दौर चले, उसमें भी खड़े होकर संसाधनों का यूज करके और अपने आप को सफलता की तरफ आगे बढ़ा ले जाना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान है। और विफल व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने आप को इस बात को लेकर कोसता रहता है कि मेरे पिता ने मुझे ये नहीं दिया, मेरी माता ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पिता बहुत अमीर नहीं थे, मुझे संसाधन नहीं पर्याप्त हुए। तो मैं उनसे केवल एक बात कहता हूँ, एक बार माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन राइटर बाय ब्रोकर सिंह वाशिंगटन को जरूर पढ़ लीजिएगा। इब्राहिम लिंकन के ऊपर वो लिखी गई एक कहानी है जो अंग्रेजी किताब में मिलेगी, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि लोग कितने स्ट्रगल भरे जीवन से आगे बढ़ते हैं। एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा, इतिहास सदैव गरीबों ने लिखा है, अमीरों ने कभी इतिहास नहीं लिखा है। कुआं वही खोदेगा जो खुद पानी निकालेगा, प्यासा ही कुआं खोदेगा और खुद पानी निकालेगा। जिसको प्यास ही नहीं है, उसे कुएं और पानी की आवश्यकता भी नहीं है। आगे आइए भाई, पहले आज हमारी की बात पहले स्वर में होगी, फिर व्यंजन में। मैंने कहा स्वर को पढ़ लीजिए पहले। मैंने कहा स्वर, मैंने कहा स्वर, तो मैंने कहा स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं। स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं।
अर्थात आ से लेकर आ ई से लेकर उ ए ओ आओ, कोई भी जो मूलतः लिखित स्वर हैं इसमें कोई भी स्वर ऐसा नहीं है बेटा जो किसी व्यंजन पर निर्भर होता हो। किस पर निर्भर होता हो? व्यंजन पर निर्भर होता हो। आप आ बोल के देखिए, आ बोलिए, बड़ा आ बोलिए, ई बोलिए, बड़ी बोलिए, कहीं देखिए इसमें काखा का आ रहा है क्या? कहीं देखिए काखा का आ रहा है इसमें? कहीं काखा का इसमें नहीं आ रहा होगा। आ बोलेंगे तो उसमें आ में कहीं काखा का नहीं आएगा, अर्थात वह स्वर की परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूं, कागज सुन लीजिए बेटा। मैंने कहा स्वर उसे कहेंगे जिसमें व्यंजन का उच्चारण नहीं होगा, वह अपने आप पर खुद निर्भर रहेगा, वो उच्चारित होने के लिए किसी व्यंजन के प्रयोग से उच्चारित नहीं किया जाएगा। स्वर सदैव स्वतंत्र होंगे, उनके उच्चारण में किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई डाउट है? नहीं ना भाई? अब ये क्लियर हो गई बात? मैंने कहा स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देख लीजिए, स्वर वे वर्ड जिसे उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही पीडीएफ में भी लिखा है जो मैं आपको नीचे बता रहा हूं। ये अकेले उच्चारित होते हैं, स्वर के उच्चारण में व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या 10 होती है, वस्तुतः 13 होती है। उच्चारण के आधार पर 10, लेखन के आधार पर 13। पीछे बता भी चुका हूं आपको मैं ये बात, और आगे बढ़ जाएगा क्या होता था। मैंने कहा आ से लेकर अंग तक ये 13 लेखन के आधार पर, और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जिस पे टिक लगा दिया हूं मैं, इन तीनों को छोड़ दिया जाएगा तो 13 लेखन के आधार संपूर्ण है। और अगर जिसको काट दिया हूं, इसको अगर आप काट देंगे तो जो टिक लगे हुए हैं ये उच्चारण के आधार पर है। कोई डाउट है? 13 आपको बता ही दिया मैंने टोटल। आगे बढ़िए। मैंने कहा उच्चारण के आधार पर जो स्वर होंगे उसको समझिए, और उच्चारण के आधार पर स्वरों के किस आधार पर इसके भेद होंगे। मैंने कहा बेटा इसको किनारे कर दें और अच्छा समझा देंगे आप फिर। मैंने कहा स्वर, मैंने कहा स्वर, तो मैंने कहा स्वर दो प्रकार का होता है नॉर्मल तरीके से उच्चारण के आधार पर। नंबर 1 ह्रस्व या दीर्घ। नंबर 1 इसको बिठा दीजिए, दीर्घ स्वर पहले ले लेते हैं फिर ह्रस्व लेते हैं। दीर्घ स्वर, मैंने कहा दीर्घ स्वर, मैंने कहा जिनका उच्चारण पूरा मुंह खोल किया जाए और एक लंबी तरीके से खींचा जाए उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। मैंने कहा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है बेटा? दीर्घ स्वर है। अर्थात जिनका उच्चारण खींच कर किया जाता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण ह्रस्व या लघु स्वर, जिनका उच्चारण धीमे से कर दिया जाता है, जल्दी से कर दिया जाता है, जैसे आ, जैसे ई, जैसे उ, इनका हमने बहुत धीमे से कर दिया, इन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। लेखन के आधार पर री भी लघु स्वर में आ जाएगी। अब कोई तकलीफ है? जिनका उच्चारण खींच किया जाएगा उन्हें दीर्घ, और जिनका उच्चारण धीमे से कर दिया जाएगा उन्हें हम लघु स्वर कह देंगे या ह्रस्व स्वर कह देंगे। यहां सामने लिखा भी है, जिनका उच्चारण देखिए धीमे से किया जा रहा है उन्हें लघु, और जिनका खींच कर किया जा रहा है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कोई डाउट नहीं है ना भाई? बिल्कुल क्लियर, लघु और दीर्घ हो गया। आइए एक चीज को और समझ लीजिए कि नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फंस तो नहीं जाएंगे कहीं हम।
समझिए बेटा, पूछ लिया गया निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। नंबर 1, निम्नलिखित दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो नंबर 1 डालेंगे। पहले देख लो इसको, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में एक होगा जो दीर्घ स्वर नहीं होगा, तो ले लीजिए भाई। आ, ई, उ, री। इसमें दीर्घ स्वर कौन सा नहीं भाई, इसको बढ़ा ले लीजिए। दीर्घ, इसमें दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, री दीर्घ स्वर नहीं है। तीनों खींच के बोल रहे हो, री को री बोल रहे हो। आ, ई, उ, री, इसमें दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है भाई, आइए इसको याद रखिएगा, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इसको क्लियर रखिएगा। ए दीर्घ स्वर है, ए बोलते हो, ए नहीं बोलते हो, तो ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछ ले निम्नलिखित में लघु स्वर है, निम्नलिखित में लघु स्वर है, बच्चे को ये लगता है कि बड़ा उ है, बड़ी ई है, ये तो लघु स्वर है, नहीं ये तो दीर्घ स्वर हो गए, मगर ये लघु स्वर है क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। मगर ध्यान रखिएगा, मात्रा न होने के बावजूद आप इसको खींच के बोलते हैं, इसका उच्चारण खींच के किया जाता है, इसलिए यह दीर्घ स्वर होगा। अगर नहीं है कोई तो आ दीर्घ स्वर नहीं है। अब कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए भाई। खूब कायदे समझ के चलिएगा, भागिएगा मत जल्दी जल्दी, ठीक है ना भाई। कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है, डेटा हमारा 2 मिनट का और खर्चा होगा, मगर एक एक अक्षर हमको समझ में आना चाहिए। अब बात आती है, मैंने वो बता दिया आपको कि उच्चारण के आधार पर कैसे हम लघु और दीर्घ को समझेंगे। अब आ जाते हैं हम आप जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर हम उच्चारित कैसे करेंगे स्वरों को, उसको समझ लीजिए बेटा आप हल्का सा। जब हम जीभ के आधार पर करेंगे तो इसको हम 3 भाग में बांट देंगे। अग्र जिह्वा स्वर, मध्य जिह्वा स्वर और पश्चिम जिह्वा स्वर। मैंने कहा अग्र और मध्य, समझिए। अग्र मतलब जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है, जिस स्वर का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उसे हम अग्र जीभ स्वर कहते हैं। जीभ के मध्य से जिसका बीच से जिसका उच्चारण होता है उसे मध्य जिह्वा स्वर बोलेंगे, और आखिरी में पश्च जिह्वा स्वर, जिसका जीभ के पिछले वाले भाग से उच्चारण हो जिस स्वरों का, उसे हम पश्च या पिछले भाग के जिह्वा स्वर के नाम से जानेंगे। देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है, कहां से हो, अग्रभाग से हो। ई, 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 ए, ऐ, ई, ए, ऐ। आप उच्चारित करिए इन चारों को, तो आपको जीभ के अगले भाग से नजर आएगा। और यहीं पर मध्य भाग, जो जीभ के मध्य से होता हो, मध्य भाग से आ उच्चारित करिएगा तो देखेंगे ये मध्य भाग से निकलेगा। और नंबर 3 पश्च भाग, जो जीभ के
पिछले भाग से होता है। पश्च मतलब पिछला भाग। जैसे बड़ा आ, ऊ, बड़ा ओ, औ, ये चारों आप बोलेंगे तो आपको नजर आएगा ये जीभ के पिछले भाग से उच्चारित हो रहा है। आ, ऊ, ओ, औ, ये चारों पांचों भाग जो है आपको, पांच जो स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं जीभ के पश्च भाग, पिछले वाले भाग से उच्चारित हो रहे हैं। मगर यहीं पे छोटा आ कह दिया जाता तो ये मध्य भाग से हो रहा है। और यहीं पे अगर पलट जाते हम ई, ये जीभ के अगले भाग से उच्चारित हो रहा है, ये मध्य भाग से उच्चारित हो रहा है, ये पिछले भाग से उच्चारित हो रहा है। तो जीभ के आधार पर अगर स्वरों का उच्चारण करेंगे तो तीन भागों में बटेगा, अग्र, मध्य, पश्च। क्लियर है भाई? उच्चारित कर लेंगे, अपने आप निकल जाएगा। एग्जाम में इसको याद करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। अगला पॉइंट डालेंगे। अब बात आती है कि जीभ के आधार पर उच्चारित कर दिया हमने स्वरों को। अब बात आती है कि सर एक बात चाहिए कि जब जीभ के आधार पे हो गया तो अब मुख के आधार पे भी हो। मुख मतलब ओंठ, ओंठ और मुख के बीच में अगर कोई स्वर का उच्चारण होगा बेटा तो कैसे होगा? आइए इसको तीन भागों बांट दिया गया। मुख द्वार को विवृत, विवृत, अर्धवृत और समवृत। तीन भाग, विवृत, समवृत और विवृत, अर्धवृत और समवृत। तीन भागों में इसको आप बांटेंगे तो इसको तीनों परिभाषा समझ लीजिए। जिसमें विवृत का मतलब जिसमें बेटा मुख पूरा खुल जाए, पूरा मुख खुलकर जिस स्वर का उच्चारण हो उसे हम कहेंगे विवृत स्वर। कोई डाउट नहीं है भाई? क्लियर हो रहा है? उदाहरण बड़ा आ, उदाहरण बड़ा आ, इसका उच्चारण देखिए करिए आ, तो पूरा मुंह खुल गया और जहां पूरा मुंह खुल जाएगा वहां विवृत स्वर हो जाएगा। और उसके बाद अर्धवृत, अर्धवृत कह लो या अर्धविवृत कह लो। जहां पे मुख आधा खुले, जहां पे मुख आधा खुले, अर्ध मतलब आधा, जहां मुख आधा खुले अर्थात आ, ए, औ, ये तीनों आप बोल लीजिए। अब बोलिए छोटा बड़ा आ रहेगा तो विवृत रहेगा, अर्धवृत छोटा आ रहेगा आ, तो छोटा आ में आधा मुख खुलेगा। ए बोलो ए, आधा मुख खुल रहा है। औ बोलो औ, आधा मुख खुल रहा है। तीनों में ये सब रटने की चीजें नहीं है, इसको केवल आराम से समझ लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, अपने आप उभर कर सामने आ जाएगा कि मैं विवृत हूं, अर्धवृत हूं या समवृत हूं। उसको कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी। आधा मुख वाला अर्धवृत हो जाएगा, समवृत जहां मुख ना के बराबर खुले, ओंठ ना के बराबर खुले, बहुत छोटा सा मुख खुले, वहां पे समवृत हो जाएगा। यहां अर्धवृत का उदाहरण भी दिया है, देख लो बेटा। अब समवृत में मैंने बताया जहां मुख लगभग बंद रहता है या बहुत कम खुलता है उसे हम समवृत कहते हैं। उदाहरण के लिए ई, ऊ, उच्चारित करिए, सभी को उच्चारित करके देख लीजिए कि यहां देखिए मुंह पूरा खुल रहा है क्या। अब जबरदस्ती आप अगर उच्चारित करोगे कि नहीं मुझे पूरा मुंह खोल करना बात अलग है, नहीं तो आप नॉर्मल कहेंगे ऊ, ई, तो यहाँ पे मुख आधे से बहुत कम खुल रहा है और जहां आधा खुलेगा वहां अर्धवृत होगा और जहां विवृत, जहां मुख पूरा खुल रहा होगा जैसे बड़ा आ। अब कोई डाउट है इसमें? मुख के आधार पर क्लियर है, जीभ के आधार पर क्लियर है। आइए बेटा और आगे आइए।
स्वर आपका कंप्लीट हो गया। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। लिखने के आधार पर स्वर 13 होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। मैंने बताया लघु स्वर, दीर्घ स्वर, मैंने बताया जिह्वा के आधार पर 3 भाग, मैंने बताया मुख के आधार पर भी 3 भाग। आइए और आगे बढ़ जाइए। अब हमारी आपके पर चर्चा होगी व्यंजन। किस पर होगी भाई? व्यंजन पर। व्यंजन ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई तकलीफ नहीं। व्यंजन के बारे में आप पहले जान लीजिए। व्यंजन सदैव स्वर पर निर्भर होता है, सदैव स्वर पर निर्भर होता है या होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं बेटा? स्वर पर। कोई भी व्यंजन, आज बहुत क्लियर समझ लीजिएगा इस चैनल के माध्यम से, बिना स्वर के उच्चारित नहीं किया जा सकता है। ना, हु, ने, मौ, तू, बोलिए। ये व्यंजन लिखे ना भाई, यहां आप कहोगे सर एक नॉर्मल भी लिख लो, यहां का लिख लीजिए। कोई व्यंजन का उच्चारण करिए, का उच्चारण करिए। का नामक व्यंजन आ नामक स्वर पर निर्भर हो रहा है कि नहीं हो रहा? का बोलिए, का। आया, मैंने कहा म बोलिए, औ आया। मैं कु, तू बोलिए, उ आया। ने बोलिए, ए आया। हा बोलिए, हु बोलिए, उ आया। ना बोलिए, बड़ा आ आया। ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जो बिना स्वर के उच्चारित नहीं होगा। यही यहां लिखा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझने की कोशिश करिए, रट्टू तोता नहीं बनना है, किताबी ज्ञान नहीं लेकर चल रहा है, उसको डिस्क्राइब कर दीजिए बस पूरी तरीके से। अगर पसंद क्लासेस आ रही हैं तो परमानेंट बेटा लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत सारे मित्र तक ये बात पहुंचाइए, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, ताकि आपका ये परिवार मजबूत हो सके और आपके जब व्यूअर बढ़ना शुरू हो जाएंगे तब हमको सब पढ़ाने में बहुत आसानी होने लगेगी। धन्यवाद। अगला पॉइंट आइए भाई, मैंने पहले बता दिया आ से लेकर, जो आ से लेकर कोई भी बने उसे क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। व्यंजन किससे बनेगा? आ से मिलकर बनेगा। का बोलिए, आया। आया कि नहीं आया? खा बोलिए, आया। गा बोलिए, आया। आया ना? ये पीछे बताया मैंने आपको। आगे आइए, हलंत। रुक जाइए एक मिनट, हलंत आपको मैं बहुत अच्छे समझा दे रहा हूं। रुक जाओ भाई, हाँ रुके रहो खुद देर से, सही है, गुड, शाबाश। देखिए एक बात को खूब गंभीरता समझिएगा, कभी भी कोई कायदा समझ लीजिएगा, कभी भी कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं किया जा सकता। ये क्लियर हो गया? स्वर कभी भी व्यंजन के आधार पर निर्भर नहीं होगा। स्वर सदैव स्वतंत्र होगा और व्यंजन सदैव स्वर पर निर्भर होगा। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लग जाए, किसका चिन्ह लग जाए? हलंत। ये नीचे हलंत का चिन्ह लगा, अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लग जाता है तो वह व्यंजन स्वर के समान स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात वह व्यंजन आधा हो जाता है। आपको तकलीफ है? अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लग जाए तो वह व्यंजन स्वर के समान स्वतंत्र हो जाएगा। अब इसको उच्चारित करने के लिए व्यंजन की आवश्यकता, स्वर की आवश्यकता नहीं होगी। इसको उच्चारित करने के लिए अब का ही बोला जाएगा, इसके नीचे खा ही लिखा जाएगा, इसके नीचे फा ही लिखा जाएगा, इसके नीचे का, खा, गा, घा। अब इसके नीचे आ की जरूरत नहीं होगी। मगर अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा है तो वह बिना स्वर के उच्चारित नहीं होगा। अब कोई डाउट है? अब तो क्लियर हो गया होगा। कहीं भी ऐसा लग रहा है कि अब इमरान सर अभी भी डाउट है? अगर डाउट है
तो इस वीडियो को एक बार दो बार फिर से देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि बेहतर तरीके से आपको सीखने मिल जाएगा। धन्यवाद। आगे बढ़िए। अब बात आती है सर कि इमरान सर व्यंजन स्वर तो समझा दिए आप, मगर एक चीज हमको नहीं समझ में आ रही है अभी। इमरान सर एक बात समझाइए और अच्छे तरीके से कि व्यंजन के प्रकार कैसे हैं, व्यंजन को लिखा कैसे जाता है। देखिए सर, व्यंजन तो क्या भाई, देखिए सर कायदे समझिएगा। व्यंजन को जो लिखा जाता है वह दो तरीके से लिखा जाता है। नंबर 1 खड़ी पाई व्यंजन और नंबर 2 बड़ी पाई व्यंजन, या बिना खड़ी पाई का व्यंजन या तिरछी पाई व्यंजन। किसी तरीके से पूछ लेगा तो आपको उसको बताना होगा। कहोगे सर खड़ी पाई व्यंजन, ये तो पहली बार सुन रहा हूं खड़ी पाई व्यंजन। जिन व्यंजनों का निर्माण, जिन व्यंजनों को बनाया गया और बनावट के आधार पर खड़ी पाई को आधार बनाया जाता हो उसे हम खड़ी पाई व्यंजन कहते हैं, और वह व्यंजन जिसका निर्माण खड़ी पाई के आधार पर नहीं होता है उसे हम बड़ी पाई, तिरछी पाई या लेटी हुई पाई के नाम से जानते हैं। कहोगे सर खड़ी पाई व्यंजन का उदाहरण दे दीजिए और बड़ी पाई व्यंजन का उदाहरण दे दीजिए। देखिए सर, का, खा, गा, घा। कायदे समझिएगा, कोई भी ऐसा व्यंजन हमें नहीं दिखाई दे रहा है जिसका उच्चारण बिना खड़ी पाई, निर्माण बिना खड़ी पाई के हुआ है। का में देखिए, खा में देखिए, गा में देखिए, घा में देखिए, सब में खड़ी पाई लगा है कि नहीं लगा बेटा? जिसमें भी एक आध दो खुरापाती होंगे, अंदर सोचो फा, तो सर फा पे भी तो देखिए खड़ी पाई है। एक आध दो और सोचो था में देखिए, ना में देखिए, वा में देखिए, बा में देखिए। जिन व्यंजनों का निर्माण का आधार खड़ी पाई का हो उसे हम खड़ी पाई कहते हैं। ज्ञा में देखिए, कोई तकलीफ? कहीं कोई तकलीफ नहीं ना भाई? और आगे बढ़ा जाए। अब आइए बड़ी पाई देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। आइए बड़ी पाई को देख लीजिए भाई। बड़ी पाई, तिरछी पाई, लेटी पाई का मतलब एक ही है कि जिनका निर्माण खड़ी पाई के आधार पर ना होता। ड ये लिखा हुआ है, छा ये लिखा हुआ है, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। ड, छा, टा, धा, अंगा, दा, रा, धा। कहीं तुमको दिखाई दे रहा है कि इसमें खड़ी पाई का आधार है, किसी में कोई खड़ी पाई है? अब यहां मत देखना, ये खड़ी पाई नहीं, यहां केवल चालू हो रहा है ये, ठीक? तो इसका मतलब वह व्यंजन जिसका निर्माण खड़ी पाई के आधार पर ना होता उसे हम तिरछी पाई कहेंगे। वह व्यंजन जिसका खड़ी पाई के आधार पर होता हो उसे हम खड़ी पाई कहेंगे। कोई डाउट नहीं है भाई? क्लियर? खड़ी पाई और बड़ी पाई। आगे आइए। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का बोध कैसे कराया जाए। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। समझिए, यही समझा देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। आइए, परिभाषा चाहते लिख सकते थे, परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही पूरा व्यंजन का ये भाग रटा दूंगा। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे हम करेक्ट कर देंगे, उस पर चर्चा देंगे। कठिन व्यंजन, कठिन व्यंजन, कठिन व्यंजन का मतलब जैसे इस शब्द से उच्चारित हो रहा है कि वह व्यंजन जो बेटा लिखना चाहो लिख भी लो, मैं कोई तकलीफ नहीं लिखने से आपकी। वह व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ पे होता हो, अर्थात पूरे शरीर में उस व्यंजन का जब उच्चारण आप करेंगे तो सबसे अधिक किस पर असर पड़ेगा? कंठ पर। उच्चारित करके देख लीजिएगा, बोलिए का, खा, गा, घा, अंगा। तो सबसे अधिक पूरे शरीर पर कहीं पड़ रहा होगा तो आपके कंठ पर असर पड़ रहा होगा। का, खा, गा, घा, अंगा, किस पे पड़ा असर? कंठ पर ना। कहते ना कि कभी कभी जब बहुत जोर से नारा मार के आते थे तो सर गला बैठ गया, गला इसलिए बैठ गया क्योंकि तुमने सबसे अधिक किसका प्रयोग किया था नारे में? इन व्यंजनों का प्रयोग किया था।
इसलिए सबसे अधिक असर इस पे पड़ा, ठीक, गले पड़ा और गला बैठ गया। नंबर 2, तालब व्यंजन। तालब मतलब जीभ का अगला सिरा जब आपके ऊपर वाले तलुए से छुएगा और जैसे छुएगा वह व्यंजन उच्चारित हो जाएगा, तो उसे हम क्या कह देंगे? तालब व्यंजन कह देंगे। रटना नहीं है, समझना है केवल। बोलो चा। जीभ नहीं छूनी चाहिए, जीभ न छुए और उच्चारित कर दो 1000 का नगद पुरस्कार। जीभ न छुए, तलवे के ऊपर भाग में जीभ का ये सिरा जो ऊपर वाले भाग में छुएगा और जैसे छुएगा उच्चारित होगा, अगर नहीं छुएगा उच्चारित नहीं होगा। ये मेरा वादा है। एकाध लोग, भारत वीरों का देश है, एकाध लोग ऐसे टैलेंटेड हो भी सकते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, गॉड गिफ्टेड है। चा, छा, जा, झा, इया, ये सारे आपके जो पढ़ेंगे तालब व्यंजन पढ़ेंगे, जिनका उच्चारण तलवे पर जीभ के छूने के कारण से होगा, वह व्यंजन तालब व्यंजन कहलाता है। मूर्धत व्यंजन, मूर्धत व्यंजन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 4 दे देगा, पूछ लेगा, इसमें से कोई भी 4 दे देगा, अब पूछ लेगा मूर्धत व्यंजन है, कैसे बताओगे? वाक्य प्रयोग करोगे। मूर्धत व्यंजन जहां जीभ का अगला सिरा फोल्ड हो जाए, ऐसे हो जाएगा, और जब अगला सिरा फोल्ड हो और जीभ का निचला भाग तलवे के ऊपर वाले पे मारे और उच्चारित हो जाए और जीभ सीधी हो जाए, उसे हम मूर्धत व्यंजन कहते हैं। जहां जीभ का फोल्ड होकर तलवे के ऊपर वाले पे मारेगा, जीभ सीधा मारेगा तालब व्यंजन, और जीभ फोल्ड करके ऊपर वाले पे मारेगा, उच्चारित हो जाएगा, वहां हम बोलेंगे मूर्धत व्यंजन। कोई डाउट? टा, था, डा, ढा, ड़ा, उच्चारित करो बेटा, तब आपको आजीवन याद हो जाएगा, फिर कभी आप भूलेंगे नहीं हिंदी में इस चीज को। क्लियर है ना भाई? टा, टा, था, डा, ढा, इसका मतलब सब उच्चारित हो रहे हैं जब जीभ को हम फोल्ड कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं ना भाई? दंत व्यंजन, दंत व्यंजन पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, पेपर कभी भी हो सकता है। ऑफलाइन जैसे ही वैक्सीन लगा, एटमॉस्फेयर सही हुआ, बहुत तेजी से ग्राफ प्रयागराज में गिर भी रहा है कोविड-19 का, शमशान कब्रिस्तान न्यूज चैनल मत देखो, केवल अर्जुन बनो और केवल मछली की आंख पर निशाना रखो, अपने पेपर पर निशाना रखो, किसी और से कोई लेना देना आपका नहीं। दंत व्यंजन, जीभ दोनों दांतों के बीच में आएगी और उच्चारित होने से पहले, जैसे जीभ दोनों दांतों के बीच में आएगी, व्यंजन उच्चारित होगा और अपने आप जीभ अंदर हो जाएगी। ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, जीभ छूनी नहीं चाहिए दांत में, और उच्चारित कर दीजिए। तो मान लेंगे कि आप दंत व्यंजन में महारथ हासिल कर लिए, भीख पितामह है दंत व्यंजन के। क्लियर है भाई? अर्थात वह व्यंजन जिसका उच्चारण जीभ और दांत के मध्य से होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? दंत व्यंजन कहेंगे। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन का मतलब है जहां दोनों ओंठ आपस में छुएं, और जहां दोनों ओंठ आपस में छुएंगे वहीं वह व्यंजन उच्चारित हो जाएगा। कोई भी ऐसा व्यंजन बिना ओंठ पर छुए आप उच्चारित नहीं करा सकते। पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा, अर्थात उनका उच्चारण बिना जीभ के छुए नहीं हो सकता। उन्हें क्या कहेंगे बेटा? ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन, नाभि के चारों तरफ 4 अंगूर उच्चारित करने पर अगर सबसे अधिक असर पड़ेगा तो उसे कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। जो शरीर के अंदर के भाग से, नाभि के भाग से उच्चारित होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, अर्थात आप बोलेंगे जब साफ साफ उच्चारित करेंगे तो सबसे अधिक जोर आपके किस पे पड़ेगा? नाभि के 4 अंगूर चारों तरफ। कोई डाउट नहीं ना भाई? उसे क्या कहा जाएगा? अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगा। फिर मैंने कहा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिसमें शीटी का सा निकले, एक अपवाद में है, यह घसीट कर बोला जाया जाता है। इसे क्या किया जाता है बेटा? घसीट कर बोला जाया जाता है, अर्थात जिसमें शीटी का सा निकले और इसको जिसको रगड़ के बोला जाए उसे क्या कहा जाएगा? ऊष्म व्यंजन कहा जाएगा। शा, सा, सा, हा, घसीट कर। कहा जाता है मारे कम घसीटेंगे ज्यादा, वही डायलॉग इसमें सेट होता है। मारे कम, उच्चारित कम करेंगे, मारे इसको घसीटेंगे ज्यादा। संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, त्र, ये क्या है बेटा? संयुक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों को
जो संयुक्त व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण अकेले नहीं किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण किसके साथ किया जाता है? दो अक्षरों के मेल से ये व्यंजन बनते हैं। देखिए, छा है तो क्या क्या बनेगा? का और सा, का और सा मिलकर क्या बनेगा? हलंत नीचे लगा रहेगा, का सा मिलेगा स्रा बनेगा, कोई तकलीफ? छा बनेगा और त्रा, ता और रा। क्या बन जाएगा बेटा? त्रा बन जाएगा। और जैसे मैंने कहा ज्ञा, ज्ञा कैसे बनेगा भाई? ज्ञा बनेगा जा और इया मिल, जा और इया मिल, क्या बन जाएगा? ज्ञा मिल जाएगा। स्रा कैसे बनेगा? स्रा, श और रा मिल, क्या बन जाएगा? शराब। अर्थात वह व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन। चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये चार संयुक्त व्यंजन। आगे आज के लिए यही पूरा आपका व्यंजन कंप्लीट हुआ, स्वर कंप्लीट हुआ। मुझे ये आशा है कि आपको ये बहुत आसानी से चीज समझ में आ गई होंगी। आगे अगली क्लास जब हम लेंगे तो आगे की चीजें पूरी होंगी। अगली क्लास जो होगी वो शब्द की होगी। आशा रखता हूं कि आपको कोचिंग ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग करेंगे। आप अपने सारे मित्रों तक, चाहे वो इस राज्य में हो चाहे देश के किसी कोने में हो, वहां तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से। मैं इस बुरे वक्त में जितनी भी सहायता आपकी कर पाऊंगा, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा और अपना दायित्व भी समझूंगा। मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत अनमोल है, वो अपने घर में स्वस्थ रहे। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी उन सबको बताया जाएगा। मेरी आशा है कि आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।